ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज अबाउट इंजाइमेटिक रेगुलेशन। तो पहले तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपने इंजाइम को रेगुलेट क्यों करना है। किसी भी इंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का पर्पस क्या होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने इंजाइम्स का इंट्रोडक्शन लिया था तो उधर आपने इंजाइम्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हुए ये चीज देखी थी कि सम टाइम किसी डिजीज में आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि किसी इंजाइम की जो है वो एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा होती है। यानी अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन में कोई इंजाइम जो है वो सुपर एक्टिव है, वो एक्सेसिवली जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो उससे आपके पास जो है वो डिफरेंट डिजीजेस भी हो सकती हैं। जिसमें हम लोगों ने एक डिजीज देखी थी जिसमें एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो है, ये अमाइनो एसिड जो है ये जरूरत से ज्यादा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसमें जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनकी ट्रांसमिशन जो है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो इसका मतलब है कि किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको विद इन अ रेंज होना चाहिए। जितना केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है किसी पाथवे के अंदर, किसी साइकिल के अंदर, उतना केमिकल रिएक्शन हो और उसके बाद एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना छोड़ दे। ठीक है, तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम है उसको डिक्टेट कर सकते हो कि दिस इज द मोमेंट जब तुम्हारी एक्टिविटी की जरूरत है, और अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अचीव करने के बाद आपके पास वो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, यानी उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी। तो पहले हम उन मैकेनिज्म्स को देखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप किसी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ जो रेगुलेशन है वो नोन है। तो पहला मेथड मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आपके पास समटाइम्स किसी केमिकल रिएक्शन में मेटाबॉलिक पाथवे में, लाइक आप बायोकेमिस्ट्री 2 में इस चीज को जो है वो इन डिटेल देखेंगे कि most of the enzymes which are working in the chemical pathways और biochemical pathways वो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं। यानी इन एंजाइम्स के अंदर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा एक और भी पॉकेट प्रेजेंट होती है। सपोज ये आपके पास एंजाइम है, ये इसमें सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने वाली साइट है, एक्टिव साइट। लेकिन इस एंजाइम में इस बाइंडिंग साइट के अलावा एक और साइट भी प्रेजेंट होती है, और इस साइट को आप क्या कहते हो, रेगुलेटरी साइट या फिर एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, इसलिए इन एंजाइम्स को भी आप एलोस्टेरिक एंजाइम या रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। ऐसे एंजाइम्स जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट प्रेजेंट होती है, और साइट को एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, और इन एंजाइम्स को एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं, बिकॉज वी कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम बाय दिस साइट। इस साइट के ऊपर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, और वो इस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकता है, और इस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा वो डिसाइड करेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, या आपके पास इस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इफ यू हैव अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन है उनके चांसेस को इंक्रीज कर देता है। जिसमें एक एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि सपोज आपके पास जो है वो ये एक एंजाइम है, ये इसकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है और ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी बाइंडिंग साइट है, दिस बाइंडिंग साइट इज नॉट कम्प्लीमेंट्री टू दी शेप ऑफ सबस्ट्रेट। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास एंजाइम है, एंजाइम के पास वो रेजिड्यूज तो है जो कि सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम की जो पॉकेट है वो पॉकेट ऐसी नहीं है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सके। ठीक है, तो इस रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए आपके पास एक स्मॉल मॉलिक्यूल आएगा, और ये मॉलिक्यूल आके एंजाइम की रेगुलेटरी साइट या एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे ही आपका ये मॉलिक्यूल इस रेगुलेटरी साइट पे आके बाइंड किया, आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपका जो एंजाइम है इसकी पॉकेट में चेंज आ गया। यानी हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करते हैं, ये एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि जैसे ये स्मॉल मॉलिक्यूल एंजाइम की इस रेगुलेटरी साइट पे आके बाइंड करेगा, एंजाइम की शेप चेंज हुई। आपको याद होगा मैंने कंफर्मेशन का वर्ड आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था कि ये आपके पास एक ऐसा चेंज है जिसमें बॉन्ड्स की ब्रेकेज के बगैर आपका कोई स्ट्रक्चर जो है ना वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो एंजाइम है इसने अपनी शेप को चेंज की। कंफर्मेशनल चेंजेस के बाद आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये सबस्ट्रेट को ज्यादा एफिशिएंटली अपने साथ बाइंड करवा सकता है। सो वी कैन से
कि आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली हेल्पिंग दिस एंजाइम टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी। इसकी एब्सेंस में आपके पास केमिकल रिएक्शन का रेट बहुत कम था, उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन जैसे ये मॉलिक्यूल आके बाइंड किया सबस्ट्रेट ने, एंजाइम ने एक ऐसी शेप अडॉप्ट की जिस शेप की वजह से वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा है, और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के चांसेस कंपैरेटिवली क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि आपकी जो एक्टिव साइट के अलावा किसी रेगुलेटरी साइट पे आके एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट आप देख रहे हो, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इस मॉलिक्यूल को, इस मॉड्यूलेटर को आप कहते हो कि दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव इफेक्टर, this is positive effector because this is positively affecting the rate of a chemical reaction, और इसको आप एक्टिवेटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटर, इफेक्टर, मॉड्यूलेटर, ये वर्ड्स मैं यूज करूंगी, ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्टिव साइट के अलावा या बाइंडिंग साइट के अलावा किसी और साइट पे जाके बाइंड करते हैं। अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम थोड़ा सा जो है वो दूसरे सिनेरियो में देख लेते हैं कि सपोज आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम आपका एक्टिवली वर्क कर रहा है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आके इसी एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड किया, और जैसे ये मॉलिक्यूल एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ आके बाइंड किया, आपके एंजाइम ने दोबारा से अपनी शेप को चेंज कर दिया। ठीक है, जिस टाइम आपके पास ये मॉलिक्यूल आके बाइंड किया इस साइड पे, और आपका जो एंजाइम है उसकी शेप चूंकि सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री नहीं रही, तो ये सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी जो है वो कम कर देगा, अब सबस्ट्रेट रिलीज होना शुरू हो जाएगी, तो केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होना शुरू हो जाएगा, लो। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की जो है वो एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करता है, और इसके बाद एंजाइम में दोबारा कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और इन कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से आपका जो रिएक्शन है वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है। इस इफेक्टर को आप कहते हो कि दिस इज एक्चुअली नेगेटिव इफेक्टर, और आपके पास जो है इसको आप इनहिबिटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो पहला इफेक्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस किया है, दिस इज एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, जिसमें आप किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हो, आप ये एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस को इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे ये वाला जो मैंने स्टेप आप लोगों के सामने डिस्कस किया, दिस इज एक्चुअली इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम, यहाँ पे रिप्रेशन ऑफ एंजाइम, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हो, रिड्यूस कर देते हो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो हमेशा आपके जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं वो इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बाइंडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड कंफर्मेशनल चेंजेस, ये दो इवेंट्स हैं, बाइंडिंग और बाइंडिंग के बाद कंफर्मेशनल चेंजेस। अब वो कंफर्मेशनल चेंजेस अगर तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन के रेट इंक्रीज होगा, और अगर वो आपकी जो है वो एंजाइम की कंफर्मेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे कि आपकी जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग कम हो, तो इस केस में आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा कि ये आपके एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का पहला। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन की यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखते हो दोनों पाथवेज में, एक्टिवेशन में भी और रिप्रेशन में भी। समटाइम्स आपके पास जो है वो कोई एंजाइम, ऐसा एंजाइम भी होता है कि उसकी सबस्ट्रेट भी अवेलेबल होती है और एंजाइम भी अवेलेबल होता है, बट स्टिल केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तब तक नहीं होता जब तक कोई एक्टिवेटर आके एंजाइम को ये चीज बताता नहीं है कि दिस इज द मोमेंट जब इस केमिकल रिएक्शन की जरूरत है। अब यहाँ पे आप इस चीज को विटनेस कर सकते हो कि आपके पास एंजाइम भी अवेलेबल है, सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है, बट एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वहां पे सबस्ट्रेट फिट नहीं हो रहा। ठीक है, ये बहुत एक फ्लेक्सिबल सी लूज सी बाइंडिंग साइट है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही एक्टिवेटर आके बाइंड करता है, एक्टिवेटर के बाइंड करने के बाद आपकी जो एंजाइम है उसकी बाइंडिंग साइट की शेप इस तरह से चेंज हो गई है कि ये सबस्ट्रेट के लिए कंपैटिबल बन गई है। ठीक है, सो इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, और जैसे ही एक्टिवेटर यहाँ से रिलीज होगा आपके केमिकल रिएक्शन में दोबारा से एंजाइम इसी शेप को अडॉप्ट कर लेगा, और इसके चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो कि एक्टिवेटर की एब्सेंस में हो ही नहीं सकते। ठीक है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम भी है, लेकिन एक्टिवेटर अगर अवेलेबल नहीं है तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि इन दी प्रेजेंस, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर देते हैं, बट अगर आपने यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को रोकना है तो इस केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल चाहिए, बिकॉज अगर रिप्रेसर नहीं होगा, इनहिबिटर नहीं होगा,
तो आपका एंजाइम जितने भी सबस्ट्रेट्स होंगे उन सब सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी एक्सेसिवली जो है वो अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट को दोबारा से चेंज कर सकता है और उसको सबस्ट्रेट के लिए जो है वो उसकी कम्प्लीमेंटेशन को किसी तरह से मिनिमाइज कर देता है, तो ये उस केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, लो कर देगा। तो दोनों तरह के इवेंट्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि समटाइम्स किसी एंजाइम के रेट को इंक्रीज करने के लिए आपको किसी मॉड्यूलेटर की जरूरत होती है, एंड दिस मॉड्यूलेटर इज एक्टिवेटेड, और समटाइम उसके रेट को जो है वो रिड्यूस करने के लिए आपको किसी मॉलिक्यूल या मॉड्यूलेटर की जरूरत होती है, और उस मॉड्यूलेटर को आप क्या कहते हो, रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने माइंड में रखते हैं। तो पहला मैकेनिज्म मैंने आप लोगों के सामने जो डिस्कस किया है एंजाइम को रेगुलेट करने का, वो मैकेनिज्म था एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ठीक है, और एलोस्टेरिक रेगुलेशन के सारे पॉइंट्स माइंड में रखिएगा, मॉड्यूलेटर, पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेटर, और इसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपका मॉड्यूलेटर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को टारगेट नहीं करता, बल्कि वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा किसी दूसरी साइट को टारगेट करता है। ठीक है, तो इन दी प्रेजेंस आपका जो मॉड्यूलेटर है सबस्ट्रेट स्टिल एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकती है, वो बाइंडिंग एफिशिएंट होगी या वो बाइंडिंग जो है वो उसमें आपके पास चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो कम होंगे, वो कंफर्मेशन ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करता है। सेकेंड मैकेनिज्म है फीडबैक इनहिबिशन। लाइक आपके मोस्ट ऑफ का कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवेज, ये ऐसे पाथवेज होते हैं जिसमें आपके सीरीज ऑफ एंजाइम्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप ग्लाइकोलिसिस की एग्जांपल लो, तो ग्लाइकोलिसिस में आपके पास एक एंजाइम की प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करती है। लाइक आपके पास अगर ग्लूकोज है जो कि सेल के अंदर एंटर हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे साइटोसोल में आपके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ये हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि प्रोडक्ट है इस एंजाइम की, बिल्कुल नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में आपके पास एक और एंजाइम है विच इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। ठीक है, ये आइसोमेरेज इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, यानी आपके पास एक एंजाइम की प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रही है। सो विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम आपके पास बहुत से ऐसे साइकिल्स हैं, बहुत से ऐसे पाथवेज हैं जहाँ पे आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो कि मल्टीपल एंजाइम्स जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए वर्क कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास जो एंड इफेक्ट है वो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोवेट है। ठीक है, और ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके मल्टीपल एंजाइम जो है वो वर्क कर रहे हैं, जिसमें से एक एंजाइम की प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करती है। इसी एग्जांपल को आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सपोज आपके पास ये एक पर्टिकुलर केमिकल पाथवे है जिसमें आपका पहला एंजाइम है जो कि इस सबस्ट्रेट को यूज करता है, इसको इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट विल एक्ट एज द सबस्ट्रेट फॉर द सेकंड एंजाइम, और सेकंड एंजाइम इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है विच विल एक्ट एज द सबस्ट्रेट फॉर द थर्ड एंजाइम। तो इस तरह से आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। समटाइम्स ये जो पाथवे की एंड प्रोडक्ट है ये आपके फर्स्ट एंजाइम को इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे इफेक्ट किस तरह से कर रही है, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले देखा है एलोस्टेरिक मीन्स। ठीक है, एलोस्टेरिक मैकेनिज्म के थ्रू ही उसको इफेक्ट कर रही है कि उसकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पे जाके बाइंड करती है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो फर्दर सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। बिकॉज हमारे पास जो एंड इफेक्ट था ग्लूकोज से पायरोवेट बनाना, पायरोवेट की सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन जो है वो बन चुकी है। अगर दोबारा आपके पास पायरोवेट की जितनी जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है, तो मजीद ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट होने की जरूरत है। इट मीन्स कि ये पायरोवेट विल एक्ट एज द इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम जो कि ग्लूकोज को पकड़ता है और उसको इस पाथवे के अंदर लेके आता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो इस मैकेनिज्म को आप कहते हो फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, यानी अगर आपके एंजाइम किसी पाथवे में वर्क कर रहे हैं और उस पाथवे की जो एंड प्रोडक्ट है वो उस पाथवे के पहले एंजाइम को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, यानी जितनी कंसंट्रेशन उसे चाहिए होती है उतनी कंसंट्रेशन बनने के बाद ये प्रोडक्ट ही एज एन इनहिबिटर एक्ट करना शुरू कर देती है, ताकि मजीद आपका जो ये फ्यूल है ये इस प्रोडक्ट को ना बनाए, क्योंकि जितनी जरूरत थी उतनी फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इस मैकेनिज्म को आप क्या कहोगे, फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म आपका एलोस्टेरिक ही है, लेकिन चूंकि ये पाथवे के अंदर वर्क कर रहे हैं एंजाइम्स और आपके पास इस पाथवे की एंड प्रोडक्ट इस एंजाइम को रेगुलेट कर रही है, तो इस इनहिबिशन को आप फीडबैक इनहिबिशन भी कहोगे। ओके,
तो सेकंड आपके पास जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला मेथड है, दिस इज फीडबैक इनहिबिशन। इनको साथ साथ लिखते गए, जिसमें आपके पास जो है उन एंजाइम के ऊपर ये एप्लीकेबल है जो कि पाथवे में वर्क करते हैं, जिसमें एक एंजाइम की सबस्ट्रेट प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करती है। थर्ड मैकेनिज्म किसी एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए है कोवलेंट रेगुलेशन। आप लोगों को याद होगा जब मैंने अमाइनो एसिड्स पढ़ाए थे, तो उस टाइम मैंने आपसे कुछ अमाइनो एसिड्स खास तौर पे जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट था, सीरिन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, मैंने कहा था कि इन अमाइनो एसिड्स को मैं आगे जाके एंजाइम्स में डिस्कस करूंगी कि समटाइम्स किसी प्रोटीन के अंदर या किसी एंजाइम के अंदर अगर ये अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो ये अमाइनो एसिड उस एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। और इस केस में जो रेगुलेशन का मेथड है, दिस इज कोवलेंट रेगुलेशन। तो कोवलेंट रेगुलेशन क्या होती है, पहले इस चीज को क्लियर कर लेंगे, देखते हैं कि किस किस मैकेनिज्म या मेथड के थ्रू जो है वो कोई एंजाइम कोवलेंट रेगुलेशन के प्रोसेस से गुजर सकता है। तो कोवलेंट रेगुलेशन एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसमें आप किसी एंजाइम को एक्टिव या इनहिबिट करते हो उसके ऊपर किसी ग्रुप को कोवलेंटली अटैच करवाने के बाद। आपके पास यहाँ पे एंजाइम के ऊपर कोई ग्रुप अटैच होता है, कोवलेंटली अटैच होता है, और उस कोवलेंट अटैचमेंट के बाद आपका वो एंजाइम या तो एक्टिव होगा या फिर आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। लाइक एलोस्टेरिक रेगुलेशन में आपने देखा ना कि आपके पास एक अलग से साइट होती है और यहाँ पे आके मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, वो उसकी शेप या कंफर्मेशन को चेंज करता है। लेकिन कोवलेंट रेगुलेशन में आपके पास एंजाइम के पास कोई एडिशनल साइट प्रेजेंट नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इस एंजाइम के पास यहाँ पे अमाइनो एसिड सीरिन प्रेजेंट है और सीरिन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे एक्सपोज है। तो इस केस में आपके पास कोई एडिशनल साइट प्रेजेंट नहीं है, बल्कि दिस OH ग्रुप विल एक्ट एज एन एक्सेप्टर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे आके आप फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा देते, तो आप अब यहाँ पे कोवलेंटली अटैच करवा दिया आपने फॉस्फेट ग्रुप को। दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। यानी आप जब भी किसी एंजाइम के ऊपर कोई कोवलेंट ग्रुप अटैच करवाते हो तो उस कोवलेंट ग्रुप की अटैचमेंट के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एंजाइम के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे भी कंफर्मेशनल चेंजेस ही आएंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना कि बाइंडिंग के बाद आपके पास जो है वो कंफर्मेशनल चेंज आता है, लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग के लिए कोई एडिशनल साइट प्रेजेंट नहीं है, बल्कि आपके अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो है उनकी साइड चेन के ऊपर कोई ग्रुप आके कोवलेंटली अटैच होता है और अटैचमेंट के बाद दोबारा कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे और एंजाइम एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन और कोवलेंट मॉडिफिकेशन में ये डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे कोई मॉड्यूलेटर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप कोवलेंटली अटैच होता है। यहाँ पे अलग से एक बाइंडिंग साइट है, बट यहाँ पे आपके जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है उनकी साइड चेन के ऊपर कोई ग्रुप कोवलेंटली आके अटैच होता है, ठीक है। लेकिन फर्दर आपके पास जो रेगुलेशन है वो उसी तरह से होगी कि कंफर्मेशनल चेंजेस के बाद एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप या तो सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा कंपैटिबल हो जाएगी या फिर पहले जो उसकी शेप थी, कंपैटिबल शेप थी, वो अपनी शेप को चेंज करने के बाद सबस्ट्रेट को बाइंड करना छोड़ देगा, ठीक है। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे मॉडिफिकेशन, वो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप ये एंजाइम जो आप लोगों के सामने डिस्कस किया गया है, दिस इज पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स and this enzyme is responsible to convert pyruvate to acetyl coenzyme। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि जैसे किसी सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन जो ग्लाइकोलिसिस के होते हैं, इन ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम के बाद ये पायरोवेट बनाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके साइटोसोल से ये पायरोवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स इसको किसमें कन्वर्ट करता है, पायरोवेट को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट ये केमिकल रिएक्शन आपका कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरोवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये पीसीए साइकिल में जाके वहां पे एनएडीएच और FADH2 को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स कि अगर पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके पास फर्दर टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी, और अगर टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी तो आपके पास जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो एटीपी की प्रोडक्शन बहुत मिनिमाइज प्रोडक्शन होगी, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस से आपके पास एक ग्लूकोज से 2 ATPs बनाते हैं।
जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हम कहते हैं कि वो 30 to 32 एटीपी बनाता है। तो ये जो इतनी ज्यादा अमाउंट है एटीपी की, ये वेस्ट हो जाएगी अगर आपके पास जो है वो पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट ना हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक एंजाइम है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि हर सिनेरियो में हर कंडीशन के अंदर एक्टिव नहीं होता। इसको एक्टिव करने का एक मैकेनिज्म है एंड दिस मैकेनिज्म इज कोवलेंट रेगुलेशन। यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका ये एंजाइम जो है, जब इसके ऊपर आप फॉस्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देते हो, यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फॉस्फोराइलेशन कंडीशन में आपका ये एंजाइम क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। लाइक यहाँ पे आपके पास जो कॉमन मेथड है ऑफ रेगुलेशन ऑफ दिस एंजाइम, यानी किस कंडीशन में ये एक्टिव होगा और किस कंडीशन में ये इनएक्टिव होगा, ये डिसाइड करती है इस एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट। और इस अटैचमेंट को करवाने के लिए इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के पास 2 एडिशनल प्रोटीन्स होती हैं, एक काइनेज प्रोटीन होती है और दूसरी फॉस्फेटेज प्रोटीन होती है। आप ये चीज इस तरह से देखिए, आपके पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसको आप लोग तब इनटेक करते हो जब आपकी बॉडी में एटीपी की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो कंसंट्रेशन होती है, जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है। ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस से पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद पायरोवेट जो है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पीडीएच कॉम्प्लेक्स एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाता है, जो कि टीसीए साइकिल से एफएडीएच2 और एनएडीएच बनाता है और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ये एफएडीएच2 और एनएडीएच क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। यानी ग्लूकोज को कंज्यूम करने के बाद आपके पास ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 30 to 32 एटीपी जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन ऑल द टाइम नहीं होता, इसके लिए आपको एंजाइम को एक्टिव करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यस देयर इज अ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए तुम पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दो। जब तक इस एंजाइम को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि एनर्जी की डेफिशिएंसी है, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। और जब आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन होगी, तो तब ये एंजाइम पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब ये पायरोवेट को पायरोवेट में ही रहने देगा, फर्दर रिएक्शन नहीं कॉज कराएगा, बिकॉज एटीपी की जरूरत नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक्चुअली किस तरह से रेगुलेट होता है, इसको कैसे पता चलता है कि इस टाइम एटीपी की जरूरत है या एटीपी की जरूरत नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा या लो है। तो ये एंजाइम कोवलेंट रेगुलेशन के थ्रू जो है वो एक्टिव होता है। लाइक आपके पास ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स है, दिस इज पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के पास 2 प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज एंड पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। काइनेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी एटीपी से या डोनर से फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्टर पे ट्रांसफर करवाते हैं, और फॉस्फेटेज वो एंजाइम होते हैं जो कि इस लगे हुए फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस के थ्रू रिलीज करवा देते हैं। तो सपोज आपकी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ एटीपी है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एटीपी पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनना चाहिए, बिकॉज एटीपी ऑलरेडी हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। पायरोवेट को किसी और पाथवे के अंदर यूज हो जाना चाहिए, एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए एनर्जी बनाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा। तो ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स कैसे कंट्रोल होगा, जब एटीपी की हाई कंसेंट्रेशन होगी तो ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा, इस एटीपी को एज अ फॉस्फेट ग्रुप डोनर यूज करेगा और इससे एक फॉस्फेट ग्रुप उठा के यहाँ पे इस एंजाइम के सीरीन, थ्रियोनीन या टायरोसिन में से किसी एक रेजिड्यू के ऊपर अटैच करवा दें। जैसे ही आपके पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होगी, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि यस पीडीएच कॉम्प्लेक्स में कोवलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू हमने इसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। यहाँ पे आपके पास एंजाइम जो एक्टिव था वो फॉस्फोराइलेशन के बाद कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप के बाद इनएक्टिव हो गया। और जब आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन कम होगी, उस केस में ऑब्वियसली काइनेजेस एटीपी को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज एटीपी पहले ही जो है वो लो अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो तब काइनेज वर्क नहीं करेंगे, तब फॉस्फेटेज वर्क करेंगे और इस लगे हुए फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव करा देंगे और एंजाइम वापस अपनी इनएक्टिव से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। तो वी कैन से कि आपके पास जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनके ऊपर किसी ग्रुप की कोवलेंट अटैचमेंट उसकी एक्टिविटी को ज्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। देयर आर मेनी एंजाइम्स जिन पे जब फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे तो आप इनएक्टिव देख रहे हो ना, लेकिन देयर आर मेनी एंजाइम्स जिनकी फॉस्फोराइलेशन के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और डीफॉस्फोराइलेशन के बाद इनहिबिट होते हैं। तो बस आपने यहाँ से ये चीज जो है वो पिक करनी है
कि phosphorylation and dephosphorylation या covalent attachment of any molecule to the enzyme के अमाइनो एसिड से किसी भी ग्रुप की कोवलेंट अटैचमेंट उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को कम ज्यादा कर सकती है, उसको एक्टिव या इनहिबिट कर। तो यहाँ से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास सिर्फ फॉस्फोराइलेशन ही वो मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू आप एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हो, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो कोवलेंट अटैचमेंट के थ्रू अगर एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट या उसको एक्टिव कर सकते हैं। लाइक वी हैव मल्टीपल एंजाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं जब वो डीफॉस्फोराइलेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से वी हैव मैनी एंजाइम जो कि इनएक्टिव होते हैं, लेकिन आप उस पर जब एडिनाइल ग्रुप ऐड करवा देते हो, एडिनाइल ग्रुप इज एक्चुअली एएमपी, ठीक है, तो एडिनाइल ग्रुप की प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से वी हैव सर्टेन एंजाइम जिनमें यूडी डायलेशन के बाद यानी यूडीपी को अटैच करवाने के बाद वो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वी हैव मैनी एंजाइम्स एडीपी और राइबोस की अटैचमेंट के बाद आपके पास वो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। सो डिफरेंट ग्रुप्स की अटैचमेंट से एंजाइम की एक्टिविटी मॉड्यूलेट हो सकती है। तो पॉइंट यहाँ से जो आपने कंक्लूड करना है वो सिर्फ ये कंक्लूड करना है कि वी हैव मल्टीपल मॉड्यूलेटर्स जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होते हैं और कोवलेंट अटैचमेंट के बाद वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वो ग्रुप्स फॉस्फेट भी हो सकते हैं, वो एडिनाइलेट भी हो सकते हैं, यूरिडाइल ग्रुप भी हो सकता है, एडीपी राइबोस भी हो सकता है और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी ग्रुप जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इस चीज को ऐड कर रही हूँ कि आपके पास ओवरऑल जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के 3 तरीके हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, फीडबैक इनहिबिशन एंड कोवलेंट रेगुलेशन। अब हम टाइप्स ऑफ रेगुलेशन की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल ये जो तीनों मोड्स हैं ये कितनी टाइप से बिलोंग करते हैं। So we have usually two major types of enzyme inhibition, reversible inhibition and irreversible inhibition. Obviously आप लोगों को नेम से पता चल रहा है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन किसी भी एंजाइम की ऐसी इनहिबिशन है जिसमें आप उस एंजाइम को जो है वो टेम्परेरीली जो है वो इनहिबिट करते हो, यानी आपका एक मॉड्यूलेटर एंजाइम को थोड़ी देर के लिए आके इनहिबिट करता है और जब वो इनहिबिटर एंजाइम को लीव कर देगा, जैसे आप यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम की बात कर सकते हो, इसकी एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास कोई एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है और इसी तरह से वो एंजाइम से डिटैच भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है। तो जब ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करेगा उस टाइम के लिए एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, लेकिन जैसे ये इनहिबिटर एंजाइम की इस साइट को जो है वो यहाँ से वेकेंट करेगा तो उस केस में आपका ये जो एंजाइम है ये दोबारा से अपनी एक्टिव कंफर्मेशन को क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। सो वी कैन से कि आपके पास देयर आर मैनी एंजाइम्स जिनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए आपके पास जो इनहिबिशन का मेथड है, दिस मेथड इज रिवर्सिबल, यानी इनहिबिटर बाइंड भी कर सकता है और इनहिबिटर रिलीज भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और उसके बाद वापस एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है। बट इफ यू हैव एन इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है, सपोज आपका कोई ऐसा इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइट के साथ आके परमानेंटली अटैच हो जाता है और एक्टिव साइट को जो है वो परमिट नहीं करता कि वो सबस्ट्रेट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे, तो इस केस में आपकी जो इनहिबिशन है वो परमानेंट इनहिबिशन रहेगी, बिकॉज आपका जो ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हुआ है वो कोवलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू एक्टिव साइट के साथ परमानेंटली अटैच हो गए, ठीक है। तो इसमें आपके पास नॉर्मली जो है वो टॉक्सिन्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, जिसमें स्नेक विनोम आपके पास एक गुड एग्जांपल है कि ये जो स्नेक का आपके पास पॉइजन है उसके अंदर कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स हैं उनके साथ परमानेंटली आके बाइंड कर जाते हैं। और वी ऑल नो कि एनर्जी प्रोडक्शन हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए जो है वो इसेंशियल है। थोड़ी देर के लिए भी अगर आपके पास जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि अगेन इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं बिकॉज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का ये मेथड है, तो अगर कोई भी पॉइजन आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के किसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, इट मीन्स कि अल्टीमेटली ये एनर्जी प्रोडक्शन के पाथवेज को ब्लॉक करता है और उससे जो है वो डेथ हो सकती है। और ये एग्जांपल है परमानेंट एंजाइमेटिक इनहिबिशन की या इरिवर्सिबल इनहिबिशन। जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी कोवलेंट मॉडिफिकेशन, कि थोड़ी देर के लिए एंजाइम इनहिबिट होता है और उसके बाद वो दोबारा जो है वो अपनी एक्टिविटी को क्या कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है।
इसी तरह से आपने जो है यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन भी देखा कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो टेम्परेरीली आपका एंजाइम इनहिबिट हुआ, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होगी तो एंजाइम वापस अपनी एक्टिविटी को रीस्टोर कर लेगा। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में भी आपने इसी चीज को ऑब्जर्व किया कि थोड़ी देर के लिए एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, लेकिन उसके बाद जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रिस्टोर कर सकता है। बट इरिवर्सिबल इनहिबिशन एक ऐसी टाइप ऑफ इनहिबिशन है जिसमें एंजाइम के पास किसी किस्म का कोई चांस नहीं है, वो कभी भी केमिकल रिएक्शन को दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकता। तो ये आपके पास एक ऐसी टाइप है जिसमें आपके जो एंजाइम्स हैं वो रिस्टोर नहीं हो सकते, वो दोबारा से उस केमिकल रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज नहीं कर